सुबह स्टार्ट करते हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, ठंडा के टाइम स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी हमारा उसमें क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह है या फिर वो क्या होता है डेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसको वार्म अप करना पड़ता है। जब वार्म अप हो जाता है तो प्रॉपर से वर्क करने लगता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे किस पे डिपेंड कर रही हैं, विस्कोसिटी यानी टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है। किसी भी मटेरियल की जो विस्कोसिटी होगी, टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी उसके बीच लगने वाला विस्कस फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। गर्मियों में इसीलिए कोई भी जो भी लिक्विड आपका है वो इजीली फ्लो करता है इन कंपेरिजन टू क्या विंटर टाइम। ठीक। दूसरा होता है बेटा, अगर प्रेशर की हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड पे तो प्रेशर का बहुत इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब गैसेस सिस्टम की हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे गैसेस की विस्कोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। अगर हम लोग कहा जाए प्रेशर की वैल्यू अगर इंक्रीज किया जाए, लिक्विड की पहले बात कर लेते हैं, अगर इंक्रीज किया जाए तो उस केस में विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ऑन इंक्रीजिंग क्या प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। नहीं, कहा गया कोई लिक्विड है, इतना ही स्टेटमेंट है, किसी लिक्विड का अगर प्रेशर लिक्विड पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो विस्कोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्या रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी की जो वैल्यू आपकी होती है वो इंक्रीज करती है, बट लिक्विड के केस में बेटा जो इफेक्ट होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि लिक्विड बहुत कंप्रेसिबल नहीं है तो उस केस में स्मॉल होता है, बट अगर गैसेस के केस में कहेंगे तो उसका लार्ज इफेक्ट आपका होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से दिखा देते बेटा विस्कोसिटी की वैल्यू कैसे टेम्परेचर वगैरह चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लोग गैसेस की बात करें, गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने पे विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, गैसेस अगर सिस्टम हो, अब उस कंडीशन में हम लोग अगर टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करें तो गैसेस की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। गैसेस में बेटा उल्टा होता है, वहाँ पे विस्कोसिटी क्या करती है, टेम्परेचर राइज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, ड्राइनेस आ जाती है गैसेस में, तो वहाँ पे क्या करता है, स्लाइटली इंक्रीजमेंट आती है। जब हम लोग क्या कहेंगे गैसेस के लिए कहते हैं, बट अपने यहाँ लिक्विड की ही डिस्कशन होता तो लिक्विड याद रखेंगे, टेम्परेचर राइज करोगे तो विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हेडिंग कर लेंगे बेटा, हेडिंग करिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ कर आपने लिख लिया था ना, देख लो टर्मिनल वेलोसिटी। अब जरा समझेंगे, कोई अगर स्फेरिकल बॉडी बेटा किसी लिक्विड में हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में अगर लिक्विड बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ग्रेटर है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कैसा अगर ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में आपका उस पर क्या, बॉडी जैसे जैसे लिक्विड में डाउनवर्ड जाती है पहले स्पीड बढ़ती है। घर पे कांच की गोलियां हो या क्या आयरन वगैरह की कोई भी बॉल आपका है, उसको पानी में डालो तो पहले क्या वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगी, लेकिन आफ्टर क्या ए सर्टेन टाइम इंटरवल इट्स वेलोसिटी बिकम्स क्या कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है बाद में बेटा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो अटेंड करता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब होता क्यों है जरा समझेंगे बेटा, हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं, बाहर कितने लोग अभी घूम रहे हैं बेटा, हाँ हाँ बेटा, कौन कौन दिखा बेटा बाहर, अच्छा 3 लोग हैं, अभी आने में तो बता। हाँ जो इसका जो भी बॉडी है उसका जो वेट होगा बेटा वो किधर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी हम लोगों ने चूंकि रो से हमेशा रिप्रेजेंट किया है, रो है, और बॉडी की डेंसिटी बेटा सिग्मा है, बॉडी की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो बॉडी का जो वेट आपका होगा, ठीक क्या होगा, बॉडी का जो वेट होगा बेटा
mg जो होगा वो v इंटू सिग्मा इंटू जी के बराबर हो जाएगा। मालूम इसका क्या ले लिया हमने, v ले लिया, तो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा यानी W की जो वैल्यू होगी, अभी आप mg लिख लो या उसे तो हम लोग v इंटू सिग्मा इंटू जी कह लेंगे, ठीक। चूँकि बॉडी लिक्विड के अंदर है, कहाँ पे, लिक्विड के अंदर है, तो इसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स आपका लगेगा बेटा, जिसे हम कहेंगे क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। क्या कहलाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स, एक ऊपर की तरफ लगेगा। जब ये पूरा डिप किया, उस कंडीशन में डिप करने के बाद अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, भैया जब आया करिए तो पूछ लिया करिए, हाँ मैंने ऐसा नहीं जब मर्जी ऐसे घुसे आए हो, ठीक। तो क्या होगा आपका, उसे कहेंगे अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलोगे आप, अपथ्रस्ट फोर्स। ये कंप्लीटली डिप होने के बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और वैल्यू जो होगी v इंटू रो इंटू जी के बराबर होगा। कितना होगा इसका, v वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू कितना, g के बराबर हो गया। एक अनदर फोर्स आपका लगेगा जो हम लोगों ने कल अभी स्टोक्स लॉ में विस्कस फोर्स डिस्कस किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी फोर्स और डेवलप होगा बेटा ऊपर की तरफ से, उसी को F विस्कस कहेंगे और इसकी वैल्यू आपने कहा था 6 पाई ईटा r इंटू वी के बराबर होता है। 6 पाई ईटा r इंटू वी के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। कितना, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। घर से अभी आ रहे हैं कि बाहर यात्रा कर रहे थे, अच्छा आप अभी आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 6 पाई ईटा r इंटू क्या हो जाएगा, वी के क्या होता है, बराबर होता है। ये v यहाँ वेलोसिटी है बेटा। जब हम लोग बॉडी को जस्ट इसको रखेंगे लिक्विड में, उस कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उस कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। नेक्स्ट टाइम, अभी तो कल परसों दूसरे सब्जेक्ट का है, अगली बार जब भी क्लास रहेगा आप सभी लोग 2:20 तक यहाँ पहुँच जाएंगे। कितने तक, 2:20 तक आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल से क्लास करके आते हैं, कॉलेज से, कोई ऐसा है? कितने बजे छुट्टी होती है बेटा? तब फिर क्या टेंशन है, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। और कोई जो क्लास करके आता हो, अभी बाहर रहिए, घुमाइए आधा घंटा और, नालायक, इधर आओ, आगे आओ। बाहर खड़े हो गए क्या? ठीक, क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल 0 होगा। जब वेलोसिटी 0 होगा तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगा, ये डाउनवर्ड आना शुरू करेगा। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या है, हेलो, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कैसा है, ग्रेटर है। बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, ग्रेटर है। तो ये बॉडी डाउनवर्ड क्या करेगा, आपका मूव करेगा। जैसे डाउनवर्ड मूव करेगा बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी शुरू होगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगा, आपका इंक्रीज करना शुरू होगा। और जब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू होगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब आपको डाउनवर्ड जो उसका वेट बॉडी का है और इन पे लगने वाले दोनों अपवर्ड फोर्सेस, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, इन दोनों का सम वेट ऑफ द बॉडी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाएगा तो उस समय बेटा जो वेलोसिटी आपकी बॉडी की होगी उस स्टैंड पे, उसी को हम लोग टर्म देंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या टर्म देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी उसे कहते हैं। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी उस बॉडी की होगी लिक्विड कॉलम के अंदर, यानी कि लिक्विड कॉलम के अंदर बॉडी की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी अटेन करेगी उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में इसका जो वेट आपका है W, ये इन पे लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स और किसके, विस्कस फोर्स, इन दोनों के बराबर हो जाता है। इस समय जो वेलोसिटी, जैसे आपने अपथ्रस्ट फोर्स को कहा था क्या, वी रो जी प्लस वी, यहाँ पे हो गया 6 पाई क्या
इसे बोलेंगे बेटा 6 पाई ईटा आर, इसी को वीटी कह लेंगे। क्या कह लेंगे? वीटी कह लेंगे। अब ये बॉडी जो आपकी है कांस्टेंट वेलोसिटी वीटी से क्या करेगा, इसके बाद डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, और वो जब तक आपका बॉटम तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वेलोसिटी रिमेन्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसी को हम लोग टर्म देंगे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग क्या, what downward motion of क्या body in the liquid column is called क्या, terminal velocity, and at the time of terminal velocity net force acting on the body will be 0। net force की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस इसके वेट ऑफ द बॉडी के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे इन आपका कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, इन कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा अटेन कर लेगा तो उस कंडीशन में आपका जो वेट ऑफ बॉडी है इक्वल टू आएगा एफ ऑफ थ्रस्ट प्लस एफ क्या, विस्कस, इन दोनों के सम के बराबर होगा। और हम लोगों ने वेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा ना, mg, और mg की वैल्यू हो जाएगी v इंटू सिग्मा इंटू क्या, g के बराबर। तो ये आएगा v इंटू सिग्मा इंटू जी इक्वल टू अब फर्स्ट फोर्स है v इंटू रो इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर v इंटू क्या, vt हो गया बेटा। अब यहाँ से जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो इस वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो, इस वाले फैक्टर को एक साइड में, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू vt निकालना है। 6 पाई ईटा आर इंटू vt इक्वल टू v इंटू सिग्मा इंटू जी माइनस v इंटू रो इंटू जी। इनमें से देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, vg कॉमन है, ठीक, vg क्या है आपका, कॉमन है। तो v ये हो गया सिग्मा माइनस रो इंटू जी इक्वल टू हो गया 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए था बेटा, क्या चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ v मालूम है, ठीक, v क्या है, मालूम है, r आपका रेडियस है। मालूम जो होता है स्फीयर का, इसका अगर रेडियस हम लोगों ने r लिया है तो मालूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मालूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे रख लेंगे इसके जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपान, यहाँ पे देखो है कितना 6 पाई ईटा आर। वी टी तो हमें निकाले नहीं था, कैलकुलेट करना है। देखो देखो आर की वैल्यू बेटा यहाँ आप आर सिंगल है, यहाँ आर के पावर 3 है, तो एक पावर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा, और ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ से काट दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। जरा रीसेट करते हैं बेटा, ये 3 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। आर हमारा यहाँ से कैंसिल हुआ तो पावर में एक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर बच के आ रहा देखो 2r स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी, और नीचे आ जाएगा क्या 339 ईटा, ठीक, यानी 2/9 ऊपर हो गया आर स्क्वायर अपान कितना ईटा, ब्रैकेट में बन रहा सिग्मा माइनस रो इंटू क्या जी। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड कॉलम। इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड कॉलम। तो शॉर्ट में लिखिएगा, देखिए इफ ए स्फेरिकल बॉडी having density, if a spherical body having density sigma is dropped, sigma beta is dropped in a liquid, dropped in a क्या लिखा बेटा, liquid having density rho, ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा ग्रेटर देन रो, ब्रैकेट में लिखा सिग्मा ग्रेटर देन रो, लिखिएगा। देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड इनसाइड लिक्विड, देखिए नेक्स्ट टाइम से। अब अगर समझ गए हो बेटा तो ऐसे डायग्राम से कर लीजिए, क्योंकि अपने पास समय भी कम है। अदरवाइज कहानी लिखाएं कि इनसाइड लिक्विड बॉडी क्या, ऑन बॉडी 3 फोर्सेज आर एक्ट, वन इज द वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एंड 2 फोर्सेज अपवर्ड फोर्स एंड विस्कस फोर्स क्या टुवर्ड्स अपवर्ड।
समझ गए हों तो ऐसे लिख लीजिए, बाकी कहानी से मतलब नहीं आपको बहुत है, ये है, यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि वैसे कहानी लिखाने बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। ठीक है, बना लीजिए, डायग्राम बना के डायग्राम में दिखा देना। ठीक, ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, जो इक्विलिब्रियम उसने अटेन कर लिया, और ये अभी आप जस्ट आप ड्रॉप कर रहे हो। ठीक, तो बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी, पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करता जाएगा। आप लोगों की फिजिक्स में बेटा कंप्लीट मैकेनिक्स आएगा, नहीं वर्क पावर एनर्जी तक नहीं, बेसिकली वहाँ से मैकेनिक्स जब ग्रेविटेशन से इधर का पार्ट अलग हो जाता है बेटा। वर्क पावर एनर्जी तक मेनली जो है वो कंसीडर किया जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब जहाँ तक हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ जी, स्टार्टिंग से यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वर्क पावर एनर्जी तक आपको फिजिक्स में रहेगा। ठीक, हाँ नहीं, रोटेशन ग्रेविटेशन नहीं है, ये अभी जल्दी हुए हैं। ठीक, अब अगली बार जो टेस्ट होगा तो अभी इधर जो यूनिट हो रहे वो होंगे, फिर इसके बाद एक बार कंप्लीट करके जो ग्रेविटेशन से लेके और जहाँ तक आप कंप्लीट हुआ रहेगा वो फिर हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन गया होगा या जाएगा। ग्रेविटेशन का तभी टेस्ट हुआ था ना, ग्रेविटेशन रोटेशन दोनों हुआ था। जो हम देंगे वो प्रिंटिंग सही रहेगी, अब निकलेगी कैसे वो तो मैंने जानते हैं आप। हाँ, अरे ऐसा मत बोल बेटा, वो उसमें जानते ड्राबैक जानते क्या आ रहा है, पेपर चूंकि अलग अलग टीचर्स दे रहे हैं और अलग अलग फॉर्मेट में दे रहे हैं। जैसे फॉर्मेट जब एक बार टाइपिंग होती है तो वो एक सिस्टमेटिक रहता है। अब किसी ने उसे किसी बुक से कॉपी करके दे दिया, किसी ने जो है किसी और फॉन्ट में बना के दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अब उसमें जब मर्ज करके बनाते हैं तो पता किसी का ABCD कट गई, किसी कुछ कट गया, किसी कुछ हुआ, तो प्रॉब्लम आती है। फिलहाल अभी फिजिक्स वाली गारंटी मेरी है, वो परफेक्ट रहेगी, बाकी वाला कैसे आएगा वो मैं नहीं बता सकता है। हाँ, तो वो जब शिफ्ट किए होंगे तो क्वेश्चन उसको 2 ही पेज था, अलग से निकाल लेना चाहिए था, तो वो फिर ऐसा कंडीशन नहीं आया होता। हाँ, बच्चों को मनोबल तोड़ने के लिए कहेंगे पढ़ नहीं रहे हो। नहीं वो तो अलग है, आप अपने काम करते रहिए। ठीक, बाकी बहुत सारे मोड है, आप टेस्ट अरे सिस्टम तो देविया थोड़ा टाइम से आया करो, है ना। आप लोग रास्ते में चाट तो नहीं खाने लगे थे, नहीं ना। हाँ, भैया लोग आके ऑक्सीजन लेने लगते हैं बीच में, है ना। हो गया बेटा, तो इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वेयर VT इज, VT कहलाता है बेटा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपकी लाइफ बनेगी, हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप ला के हमको कुछ दे जाओगे, ठीक, बट जब आप सेलेक्ट होते हो ना तो आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां आपसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, माँ बाप आपको टाइम दे रहे हैं, नहीं तो घर पे काम करवाते यार। लेबर आप काम करने आता है, वो भी 500 रुपये लेके जाता है, लेबर का काम करता है, और आपको फ्री किए हैं भैया ये स्टेज में जाओ घूमो और पढ़ो। हाँ, तो पता था आप घूम रहे हो खाली। हो गया। आप ही का पड़ोसी वड़ोसी होगा, हो सकता है वो रोज 500 रुपया कमा के ले जा रहा हो या उससे ज़्यादा कमाता हो, और आपके माँ बाप भी आप पे खर्च कर रहे हैं। ठीक, इतना सोचो, वो अगर अपने आपके लिए टाइम दे रहे हैं, आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आए।
अब जो उनको लगेगा खाली आप क्या टाइम किल कर रहे हो, कोई आउटपुट नहीं है, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। देखो एक हकीकत है सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों की एज में ना मित्रता बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है। सबसे प्यारे और सबसे शुभचिंतक मित्र नज़र आते हैं, और हकीकत इस एज के मित्र सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ठीक, सबसे बड़े पक्के वाले दुश्मन हैं आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपने इस लाइफ में इस एज में मित्रता क्या किया, कायम रखा, निभाई, तो आपकी ज़िंदगी चौपट होनी पक्की है, उसमें कुछ इटबट नहीं है। ठीक, ऐसे बहुत कम मित्र होंगे जो आपको पढ़ने के लिए पुशअप करेंगे। हज़ारों में 2-4 मिलते हैं, 100 में नहीं, हज़ारों। आज के पैटर्न में पहले 100 में 2-4 मिलते थे, अभी हज़ारों में 2-4 मिलेंगे। बाकी जितने हैं वो सब कुछ आपको क्या एजुकेशन को ज़रूर वो निगेटिवली अफेक्ट ही करते हैं, पॉजिटिव वाले बहुत रेयर मिलते हैं। ठीक, इसलिए अब इतने बड़े आप लोग हो, अपने भविष्य और क्या वर्तमान को बचाने के लिए ऐसे मित्रों से थोड़ी सी दूरियां बना के रखिए, नहीं तो कब आप बर्बाद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी लायक बचते नहीं हो। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, हम लोगों के लिए, समाज के लिए, इसमें समाज भी अफेक्टेड होता है। अगर आप किसी लायक नहीं होंगे तो चोरी चमारी करेंगे, मतलब क्या, कहीं गाली गलौज, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं किसी की नल खोल ले जाएंगे, किसी की साइकिल चुरा ले जाएंगे। अभी साइकिल चोरी हुई थी ना बिटिया की, उसकी आखिर में वो भी अपने ज़माने में क्यों है ऐसे कुछ कर रहा होगा। ठीक, कल भी गायब हुई, तो आखिर अच्छा साइकिल कल भी देखिए गायब हुई, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भी कुछ किया होता तो फिर ऐसी कंडीशन को नहीं आती। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी एज, ये वो लाइफ का टाइम है जिसमें आप कुछ भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। ठीक, अरे ये नहीं कह रहे आप डीएम साहब बन जाइए, आप एम्स के डॉक्टर ही बन जाइए, अरे कुछ ऐसा बन कर दिए कम से कम सर्वाइवल के लिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप जब पापा बनेंगे, ठीक है, पापा मम्मी के एज में आप लोग होंगे, आप महंगाई आज की 2 गुना 4 गुना 6 गुना होगी। ठीक, जो सब्जी आप पहले हम लोग छोटे थे ना, तो याद है मुझे 25 रुपया लेके जाते थे और थैला भर के सब्जी ले आते थे। ठीक, 25-20 रुपये में पूरी थैला पूरा बड़ा वाला थैला भर के आता था। आज की डेट में 500 जाता है फिर भी वो भरता नहीं है। ठीक, तो सोचो कितने गुना महंगाई हुई जब हम लोग छोटे थे, अभी हम लोग इस एज में हैं। आप कल को हम लोग के एज में आओगे तो पहले तो रेट बढ़ने का धीरे धीरे था ना, अब और रेट बढ़ गया है। ठीक, तो पता नहीं कितना टाइम तक तो बढ़ जाएगा। सिंपली जो आप खाने जीने की बातें हैं, बाकी बनाने और करने की बात आप छोड़ दो। आपको एक घर खड़ा करना होगा तो पता है बस्ती में भी क्या 2500 से लेकर 3000 और 2000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीनें बिक रही हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको अगर एक घर पता लगा बनाना होगा 2000 स्क्वायर फीट में, तो वो भी पता नहीं तब तक कितने करोड़ों की हो जाएगी। अभी करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लग जा रहा है अगर आपको 2000 स्क्वायर फीट में अगर बढ़िया घर बना रहे हो। ठीक, तो कंडीशन क्या है, आप सोच लो अगर आप नहीं मेहनत करोगे, किसी लायक नहीं बनोगे, तो ज़िंदगी कितनी टेढ़ी होगी। ऐसे एज्यूम कर लीजिए, अगर आप नहीं कुछ कर पाओगे तो लाइफ कितना फिर स्ट्रगल वाला होगा, आप सोच लीजिए। ठीक, और अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी कला होनी चाहिए, एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैसे अर्न करा सकते। बहुत सारे होंगे, अदर फील्ड में भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब पढ़ के ही अच्छा बनते हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किसी एक आपके पास ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए जिसके बेस पर आप हम अपनी लाइफ को बड़े अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक, तो अभी जो आप लोगों में दिखता है वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नज़र आता नहीं। कोई बहुत अच्छा कुछ और कर लेता है क्या बेटा, बहुत अच्छा गा लेता हो, नाच लेता हो, खेल लेता हो, कुछ और कर लेता हो, तो ऐसा हो तो बताओ भाई, एक ऑप्शन है तो अब ठीक है, एक सेकेंडरी आपके पास क्या है ऑप्शन होगा। और अगर नहीं है तो ईमानदारी से क्या करिए, ठीक है, इन पुस्तकों से दोस्ती कर लीजिए, लाइफ बन जाएंगी। ठीक, अदरवाइज बाकी जितने आपको रास्ते में भटकाने वाले हैं, दुनिया भर के सोर्सेज जो आपको मिलते हैं, रोज़ मिलते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिए। हो गया बेटा, चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका होता है। स्टोक्स लॉ क्या होगा, इसके बेस पर हम लोग किसी बॉडी का, अगर कोई बॉडी किसमें, किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में ड्रॉप की जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिएगा। हेडिंग कर लो बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हिंदी में पढ़ा होगा तो कहते हैं बेटा पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव।
हिंदी में उसी को क्या टर्म देते हो आप, पृष्ठ तनाव कह लेते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक, देखिए जो सरफेस टेंशन आपका होता है बेटा, क्या होगा आपका, जो सरफेस टेंशन आपका होता है, किसी भी अगर लिक्विड सरफेस पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें, क्योंकि एक्चुअल लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते बेटा, अगर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रा करिए तो उस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स आपका लगेगा, टेंशन जिसे कह लीजिए, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी कोई भी अगर आपका क्या है, लिक्विड है, अगर उसके सरफेस पे कोई एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रा करोगे, क्या करोगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हो, तो उस कंडीशन में उसके सरफेस पे जो लाइन आपने ड्रा किया बेटा, उसके पर यूनिट लेंथ पे जो आपका फोर्स अप्लाई होगा, मान लो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, अब इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, जो भी फोर्स हमारा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक, सपोज दैट फोर्स हमारा एफ लग रहा है बेटा, और लेंथ ऑफ द क्या लाइन यल है, तो जो सरफेस टेंशन होता है उसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे, सरफेस टेंशन टी इक्वल टू होता है एफ बाई क्या, एल, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपका होगा उसी को कहेंगे सरफेस टेंशन। यूनिट बता दो बेटा, आप तीनों देवियाँ खड़ी हो जाओ, 1 2 3, इसका मात्रा क्या होगा, जल्दी से खड़े हो जाओ जल्दी से, इसका मात्रा क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगा, ये एल है, नीचे नीचे क्या है, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन है, दिस इज एल। ठीक, बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, इसका अगर यूनिट हम लोग डिटरमाइन करें तो यूनिट क्या होगा, मात्रक, सोच के बताओ, इससे अगर यूनिट आपको फाइंड करना हो तो यूनिट क्या होगा, जल्दी बताइए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स किस में नापते हैं हम लोग, हाँ बेटा, डायमेंशन नहीं पूछ रहे, यूनिट पूछ रहे हैं, बीमा नहीं, मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर। तो इतना देर काहे लगा रही बेटा, यही तो बोलना था, तुरंत बोलना चाहिए। अरे फोर्स का क्या होता है आपका, न्यूटन, और आपका लेंथ का क्या हो गया, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। बैठिए, तो यूनिट क्या होगा बेटा, ऐसा ही, अगर हम लोग ऐसा यूनिट लेंगे तो न्यूटन पर मीटर होगा। अगर डायमेंशन की आप बात कर लेते हो, किसकी, डायमेंशन की बात कर, फोर्स का होता है mLt के पावर -2 अपान यल करोगे तो यल क्या होगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, mt के पावर -2। तो यूनिट आपका हो गया न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन हो गया mt के पावर माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा उसके बेस पे, और डायमेंशन क्या होगा। तो लिख लीजिए, सरफेस लिखिए, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ across any imaginary line, across any imaginary line, any imaginary line drawn on the free surface of liquid, free surface of liquid and act perpendicular to it, and act drawn on the free surface of liquid and act perpendicular to it, जो फोर्स है देखो उस लाइन के परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, act perpendicular to it is known as surface tension, is known as surface tension, is known as surface tension। नीचे लिख लेना, वैसे छोटा सा बना लो जल्दी से। हो गया,
बन गया बेटा, नोट कर लिया, नीचे लिखिएगा। जो सरफेस टेंशन होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फेनोमेना होता है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से डेवलप होता है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, एक आपने पढ़ा होगा कोहेसिव फोर्स, एक एडिसिव फोर्स। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बेटा ससंजक बल और असंजक बल, ठीक। कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स, जल्दी से सुन लीजिए। बोला जाता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को टर्म देते हैं बेटा कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। हिंदी में कहेंगे एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल अणुओं के बीच से लगने वाला क्या जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, उसी को ससंजक बल कहते हैं। याद आएगा। एडिसिव फोर्सेज होता है बेटा द मॉलिक्यूल ऑफ क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्या एडिसिव फोर्स। तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे टर्म देते हैं हम लोग कौन सा, एडिसिव फोर्स। जैसे देखो अभी ये मार्कर है ना, हमने लाइन एक ड्रा किया इस पे, ये लाइन इंक जो इसमें है इस पे स्प्रेड हो रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि इंक और इस बोर्ड जिस मटेरियल का बना हुआ है इनके बीच लगने वाला एडिसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, कोहेसिव फोर्स है। अगर एडिसिव फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स है, इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो एडिसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, उससे बोर्ड और क्या इस इंक के बीच में लगने वाला एडिसिव फोर्स की वैल्यू लार्ज है, तभी ये इस पे क्या हो रहा है, इस पे राइटिंग पॉसिबल है। अगर आपका कोहेसिव फोर्स लार्ज होते तो कभी उसमें हम लोग प्रॉपरली लिख नहीं पाते। जैसे कापी कभी कभी आयल वगैरह गिर जाए, ठीक, आप क्या करना, एक पेज निकालना, उस पर थोड़ा सा आयल ड्रॉप कर देना, आप देखोगे उसके बाद पेन चलाओगे तो प्रॉपर नहीं चलता है। इसका मतलब जो पेपर और क्या इंक के बीच में एडिसिव फोर्स पहले लग रहा था, जब आपने उस पर क्या आयल स्प्रेड कर दिया तो अब उनके बीच लगने वाले फोर्स एडिसिव फोर्स की वैल्यू घट गई, इसीलिए प्रॉपर राइटिंग आपकी नहीं हो पाती है। या अगर आपका कॉपी है, कॉपी के ऊपर क्या कभी कभी ऊपर देखो थिन पॉलीथीन आपका कवर्ड रहता है, तो जो लेयर आपकी होती है उस पर हम लोग पेन चलाते हैं तो प्रॉपर नहीं चलता है, जो हमारे डॉट पेन होते हैं। तो उसका रीज़न आपका वही है क्योंकि उनके बीच एडिसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, लेसर देन कोहेसिव फोर्स है, इसलिए आपका कंडीशन क्या हो रहा है, वो प्रॉपर वहाँ पे राइटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कभी भी जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग फोर्स की बात करेंगे, यहाँ चूँकि सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर फेनोमेना है बेटा, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू यानी कि जो दोनों मॉलिक्यूल जितने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हैं उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स जितना लार्ज होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप बोलोगे वहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए किसी भी लिक्विड का जब टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं, जब टेम्परेचर क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो उस कंडीशन में उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। आपने अभी भी देखते हैं कि ठंडा के टाइम में जो बेडशीट वगैरह होते हैं, जनरली लोग गर्म पानी थोड़ा गुनगुने पानी में क्या करते हैं, डाल देते हैं, क्या करने के लिए, धुलने के लिए, ठीक। लेकिन क्या उस कंडीशन में जो आपका गर्म पानी करते हैं, या अभी तो आप लोग के टाइम पे हो सकता है, लाइफ टाइम पे तो रहा नहीं, हम ही लोग छोटे थे तभी नहीं होता था, लेकिन उसके पहले जो होता था गांव में, जो कहते हैं जहाँ से कपड़े धुलने के लिए लोग देते थे, पहले जनरली कॉटन के कपड़े पहने जाते थे। आप दादी उदी के टाइम पे पूछिए, अगर घर में होंगे तो उस कंडीशन में पहले ज़्यादातर कपड़े जो होते थे वो कॉटन के कपड़े लोग पहना करते थे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कपड़े जो घरों में धुलते थे, डेली वाले तो धुलते थे, बाकी कपड़े धुलने वाले जो होते हैं वो ले जाते थे लोग, ठीक। तो उस केस में वो क्या, इतना उस समय डिटर्जेंट वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो क्या करते थे, पानी को गर्म करके उसमें उसको धुलते थे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका आज का डिटर्जेंट काम करता है वही काम आपका क्या होता है, हीटिंग पे होता है वाटर के। अगर आप हीट कर देंगे वाटर को तो उस वाटर का सरफेस टेंशन क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, और सरफेस टेंशन जितना कम होगा उतना क्लीनिंग क्या होगी आपकी, अच्छी होती, ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यानी कि सरफेस टेंशन की जो वैल्यू आपकी होती है बेटा, वो हीट करने पे आपका क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है, ठीक। इसी तरह से जो हम लोग कंटामिनेशन मिलाते हैं, मतलब कोई उसमें क्या अदर सब्सटेंस मिला दो, तो उस कंडीशन में उसका क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होता है रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप जहाँ पानी वगैरह कलेक्ट होता है, लोग उसमें केरोसिन ऑयल डाल देते थे, अभी तो बिल्ला बंद हो गया, ठीक। तो उससे क्या होता था कि उसका सरफेस टेंशन क्या रिड्यूस हो जाता था, तो जो आपके मॉस्किटो के लार्वा वगैरह होते हैं ना, वो सरफेस से कहाँ
डीप कर जाते थे अंदर, सरफेस टेंशन घटता था तो नीचे डूब जाते थे, रेस्पायरेशन नहीं हो पाता था, वो डेवलप नहीं हो पाते थे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो ये हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, वो सरफेस टेंशन क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। आप कपड़े धुलते हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, केक हो, जो भी है, जिससे भी आप धुल रहे हो, वो उसका काम है या रोल उसका है सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना। जो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर लेता है, आप बोलते हो उतना वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा और फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि आपके कुछ कपड़ों की सरफेस टेंशन तो घटाता है, लेकिन वहाँ पे क्या करता है, उसकी जो कास्टिक नेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो कपड़े के कलर को डैमेज कर देता है। इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनके कास्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ डैमेजिंग एक्शन कम होता है। और जो थोड़ा सा लो क्वालिटी के होते हैं उनका कास्ट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लीन तो करेंगे बट वो आपका क्या करेगा, सबको क्लीन, यानी कपड़े के कलर को सही साथ में क्लीन कर देता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी होती है, यहाँ पे हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये सरफेस टेंशन का फैक्टर होता है, क्या होगा, किसी को टर्म देते हैं तो बेटा पॉइंट एक लिखिएगा, सरफेस टेंशन इज मॉलिक्यूलर फेनोमेना। Surface tension is molecular phenomena and it is independent of independent of surface area. It is independent of surface area. Surface tension is क्या, molecular phenomena and it is independent of surface area. नेक्स्ट लाइन से, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी होती है बेटा, जो आपका यहाँ पे हम लोग कोहेसिव फोर्सेज अभी आपने डिस्कस किया। ठीक, जो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू होती है ना, वो एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलर रेंज में जो मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं पे अप्लाई करता है। हर एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन आपका होगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अप्लाई होता है। उससे अगर बियॉन्ड आप जाओगे तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाती है। और उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कह लेते हैं। जितने डिस्टेंस तक आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे आपका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। और वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर के रेंज का होता है। कितना होता है मॉलिक्यूलर रेंज जो आपका होता है, यानी कि जैसे एक मॉलिक्यूल लिक्विड का हमने लिया, अब ये अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर क्या डिस्टेंस तक के मॉलिक्यूल पे अपना अट्रैक्शन फोर्स ये अप्लाई करेंगे। ये अपना अट्रैक्शन फोर्स एक पर्टिकुलर क्या जो आपका एरिया है उसके मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे, और जहाँ तक ये अप्लाई करते हैं इसी को हम लोग कह लेते हैं मॉलिक्यूलर क्या रेंज बोलेंगे बेटा। यानी कि इस रेंज के बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के, उसको वो अट्रैक्ट करेगा, उसके बियॉन्ड जो होगा उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सेंटर मॉलिक्यूल आपने लिया है, ये इतने क्या वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल हैं, उतने वॉल्यूम का जो मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट, उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, जो रेंज होता है, जो रेडियाई लेते हैं उसे मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। और जो स्फीयर हम लोग ड्रा करते हैं उसे कहते हैं स्फीयर ऑफ क्या इन्फ्लुएंस, क्या कहेंगे उसे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग कितने क्या वॉल्यूम के मॉलिक्यूल पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे उसका वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा, मतलब जहाँ तक वो प्रभावित करेगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर रेंज की रेडियस आपकी होती है बेटा, ये 10⁻ कितना -9 मीटर के होता है। यानी कि अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग के 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस के बीच के जितने मॉलिक्यूल होंगे उन पे आपका अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। उससे बियॉन्ड होगा तो उसका कोई वहाँ पे क्या अट्रैक्शन, वहाँ पे फोर्सेस आपके काम नहीं करेंगे। ठीक, तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे बेटा, रेंज बोलते हैं। ठीक, और जो ये स्फीयर होता है इसी को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं।
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। हो जाएगा। तो ऐसे क्या करिए, क्या लिखा था, पॉइंट क्या लिखा था यही सब लास्ट में, क्या लिखा है ये बताओ। मालिकुलर फेनोमेना, उसके बाद आगे लिख लीजिएगा, ऐसे छोटा सा बना लो, वहीं दिखा दो डायग्राम बना के बेटा। जल्दी जल्दी करिए। सब हेडिंग जल्दी बना लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सब हेडिंग करो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, सरफेस टेंशन बेटा वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर? अरे यहीं कहीं लिख लेने बेटा, इट इज स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। टी इज स्केलर, टी क्या होता है? इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा होता है वो? स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉट वेक्टर। ठीक, लिखिएगा। पहला अभी समझाया था बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घट जाएगा, तो लिखना, लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पहला पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension on increasing temperature surface tension decreases। दूसरा, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग उसमें कोई मटेरियल मिलाते बेटा, मटेरियल अगर कोई मिक्सअप किया जाता है तो उस कंडीशन में एक ऐसे मटेरियल होंगे जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, दूसरे ऐसे मटेरियल होते बेटा जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं। किसी को आइडिया है क्या? कोई बताएगा? विच मटेरियल्स, विच सब्सटेंसेस डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन एंड विच सब्सटेंसेस इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन? सरफ मिला देंगे, हाँ, पानी में सरफ मिला देंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। और अगर पानी को ठंडा कर देंगे, ठंडा नहीं करना, टेम्परेचर तो बड़ा फैक्टर होगा। क्या मिलाने पे, कैसे मटेरियल को मिलाने सरफेस टेंशन बढ़ता है, कैसे मटेरियल को मिलाने सरफेस टेंशन घटता है? अभी मटेरियल दिख रहा है कि किस प्रकार का। ऐसे आप याद रखेंगे, अगर हम लोग ऐसा कॉन्टेमिनेशन यानी ऐसा मटेरियल मिक्सअप करते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल हो, यानी कि पूरा पूरा डिजॉल्व ना हो, ठीक, तो वो सरफेस टेंशन की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। यानी दो सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। लाइक आपने कहा डिटर्जेंट, क्या हुआ? डिटर्जेंट। वाइल दोज मटेरियल विच इन क्या is completely soluble in water increases the surface tension like salt। नमक जो होता है अगर आप पानी डाल दीजिए तो सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, क्योंकि वो completely कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। तो ऐसे एरो लगा के पेन लिख लीजिए। देखिए, दो सब्सटेंसेस which dissolve partially
in water, partially in water, decreases surface tension. Partially in water, decreases surface tension. Decreases surface tension, like detergents, देखिएगा, while those substances which dissolve completely in water increases the surface tension, like क्या चीज, salt. और अलग अलग जो मटेरियल्स आपके होते हैं बेटे, उनके सरफेस टेंशन की वैल्यू आपकी अलग अलग, लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, वो भी टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस के सरफेस टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होती है, एंड इट आल्सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो डिफरेंट जो भी मटेरियल होंगे उनके सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब एक चीज़ आपका होता है बेटा, बोला जाता है एप्लीकेशन क्या सरफेस टेंशन का होगा। ऐसे सुन लीजिए, कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे जो भी लिक्विड की ड्रॉप होती हैं, ड्रॉप मतलब बूंदें, छोटी बात, स्मॉल ड्रॉप्स, जो स्मॉल ड्रॉप्स आपके लिक्विड की होती हैं वो फ्लैट होती हैं या स्फेरिकल होती हैं या ओवल होती हैं, आप बता दो भैया। छोटी बूंदें पानी की कैसी होती हैं, क्या स्फेरिकल, और बड़ी वाली साइज बढ़ाते जाएं तो ओवल हो जाएंगे, और बढ़ा दे तो तब फ्लैट हो जाएंगी, है ना। देखो सरफेस टेंशन का बेटा एक लिमिट होता है क्या, उसके फोर्स की वैल्यू का। ठीक, अगर हम लोग जैसे स्मॉल ड्रॉप आप लिक्विड का लेते हैं तो स्फेरिकल शेप का होता है। आप देखते हो छोटी छोटी बूंदें कैसी होती हैं, बूंद मतलब ड्रॉप हो गया, ड्रॉप जो होता है स्फेयर शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। लेकिन जब हम लोगों ने ड्रॉप की साइज बढ़ाओगे ना, तो धीरे धीरे, चूंकि जब साइज बढ़ेगा तो वेट ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो उसका जो शेप है, जो स्फेरिकल था, वो ओवल हो जाता है। कैसे, फ्लैट ओवल होगा। और अगर आपने और साइज बढ़ा दिया तो फाइनली क्या होता है, फ्लैट एंड हो जाता है। ठीक, तो वो कंडीशन आपकी जो होती है, यानी स्फेरिकल शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज ड्यू टू, अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से आपका क्या होता है, वो ऐसी कंडीशन बनती है। दूसरी केसेस आपके होते बेटा कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को अगर किसी लिक्विड में है, जैसे मान लो इसको पेन को हमने डाल दिया, जब हमें इसे पेन को लिक्विड से बाहर निकालना हो, क्या करना हो, लिक्विड से बाहर निकालना हो, तो वहाँ पे एक फोर्स आपका डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा। अब उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसे रिमूव करने के लिए। क्या करना पड़ेगा, रिमूव। आप घर पे जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो बेटा, एक किसी भी पॉट में, किसी बर्तन में आप पानी भर लीजिए, क्या कर लीजिए, पानी भर लीजिए, और एक थाली, जो घर में हम लोग प्लेट थाली जो भी होती है, खाना जिसमें खाते हैं या नाश्ता करते हैं, तो उसको क्या करिए, ऐसे फ्लैटेंड, मतलब ऐसे वर्टिकल नहीं, ऐसे फ्लैटेंड उसके सरफेस पे रख दीजिए। क्या करिए, रख दीजिए, और रखने के बाद जब उससे पूरा कांटेक्ट में क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए, फिर अब उसको आप पुल करिए, पकड़ के क्या करिए, पुल करिए। तो आप देखेंगे कि जब एयर में आपने उसको रखा था प्लेट को, तो जो फोर्स नीडेड था उसे हैंग करने के लिए, अब उसे पुल करने के लिए आपको उससे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगाते हैं ना, वो ड्यू टू किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। उस सरफेस टेंशन की वजह से आपका एक डाउनवर्ड आपका फोर्स लगता है, और जो वेट है वो तो ऑलरेडी रहेगा, तो वेट वाला तो हमेशा लगाना पड़ेगा। नींद आ रही है बेटा, नींद आ रही है, पानी पी लो, है ना, अरे पी लो, शर्माओ नहीं, पी लो, पानी दे दो बेटा, वाटर वाटर में हो तो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब आप उसे पुल अप करेंगे, यानी बाहर की तरफ निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सरफेस टेंशन की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी जो फोर्स आपका लगता है, ठीक, वो डिपेंड करेगा उस लिक्विड के सरफेस टेंशन एंड शेप एंड साइज ऑफ द क्या, ऑब्जेक्ट पे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है कि कितना हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट को बेटा क्या करने के लिए, पुल अप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कितने फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक,
तो देखो ऐसे कर लीजिए, दो एक बता देते हैं, उसी के बेस पे सारे लग जाते हैं बेटा। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हाँ बेटा लिखिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप, small drops of liquid are spherical in shape due to surface tension। अब सुन लीजिए, सब लिखने के वर्क का टाइम नहीं है। देखो आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ बेटा कि कभी अगर किसी एक सकिंग पेपर पे आप थिन नीडल को रख दीजिए, क्या थिन आपकी नीडल रख दीजिए और उसे बड़ी जेंटली मतलब बहुत आराम से अगर लिक्विड के सरफेस पे हम लोग पुट कर देते हैं तो सकिंग पेपर वाटर को सक करके नीचे डिप कर जाता है और नीडल जो होती है वो तैरती रहती है, फ्लोट करती है। तो पूछा जाता है व्हाई ए थिन नीडल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन पुट जेंटली। अगर किसी लिक्विड का सरफेस पे हम लोग, ठीक है, यानी वाटर सरफेस पे किसी नीडल को बहुत आराम से, यानी क्या जेंटली मतलब बहुत कैसे स्लोली अगर उस पर रखा जाता है तो उस कंडीशन पे क्या करता है, वो फ्लोट करता है। तो फ्लोटिंग का जो काज आपका होता है बेटा वो ड्यू टू क्या कहेंगे आप, सरफेस टेंशन। ऐसे आप देखते होंगे बहुत छोटे छोटे आपका मॉस्किटो हो गया, इंसेक्ट हो गए, इस टाइप के जो छोटे लाइट आपके क्या होते हैं, ठीक है, जो भी आपके एनिमल्स हैं वो लिक्विड सरफेस पे क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव करते हैं, ठीक। तो उनका भी रीजन आपका होता है ड्यू टू किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। इस टाइप का जो भी आपके कंडीशन बनते हैं वो सारे का रीजन आपका होता है बेटा सरफेस टेंशन। अब केसेस जो आपको हमें यहाँ पे करना है कि बेटा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है इसे लिक्विड में अगर आपने उसे क्या कर दिया, पुट कर दिया, अगर लिक्विड से उसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है बाहर की तरफ, तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगाते हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक। वेट तो ऑलरेडी रहेगा, तो नीचे लिखिएगा, ऐसे पॉइंट बनाओ, लिखिएगा द फोर्स, पॉइंट करके लिखिएगा द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए वायर ऑफ लेंथ, पुल ए वायर ऑफ लेंथ L, पुल ए वायर ऑफ लेंथ L, पुल ए वायर ऑफ लेंथ क्या L, ठीक, फ्रॉम लिक्विड सरफेस हैविंग सरफेस टेंशन T, हैविंग सरफेस टेंशन T। जैसे किसी भी बेटा लिक्विड के सरफेस पे अगर हम लोग क्या कर दें, एक कोई भी वायर है, अब इसको बताने का कॉन्सेप्ट है बेटा, एक मान लो हमने एक वायर ले लिया, ये इसकी लेंथ L है, कितना है बेटा, L लेंथ का आपका ये वायर है, इसे हमें पुल करना है, क्या करना है, पुल करना है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका होता है, वही बात जानना है आपको। जब पुल करना, मान लो इसको पुल करके हमें बाहर निकालना है, एक फोर्स की हमें नीड होगी। अब वो फोर्स जो होगा वो एक तो इस वायर का जो अपना वेट होगा, देखो अगर वेट नेग्लिजिबल आप लेंगे तो केवल सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में आपको करना पड़ेगा, यानी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर बॉडी का वेट आपका कैसा मेजरेबल है तो उसका वेट भी आपका डाउनवर्ड काम करेगा और सरफेस टेंशन की वजह से भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो डबल हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो फोर्स की रिक्वायरमेंट आपकी होगी इस सरफेस टेंशन की वजह से आपको ये नीचे की तरफ क्या होगा, पुल अप होगा बेटा, और क्या हम इसका वेट भी आपका डाउनवर्ड काम करेगा। तो यहाँ जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी डब्ल्यू, क्या एफ की जो वैल्यू आपको नीड होगी, एक तो होगा इसका वेट W mg, अगर वेट दिया है तो, वेट नहीं दिया होगा तो केवल सरफेस टेंशन की वजह से निकालेंगे। अब जो हमें समझना था बेटा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था T = F/L, तो F = T × L, ये होगा सिंपल वे में,
लेकिन यहाँ पे जो लेंथ हम लोगों ने एल लिया है, तो यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में उसको पुल करने में, तो लेंथ को एल ही लेंगे या कुछ और लेंगे, यही मेन बात होता है। एल ही लिया जाएगा या कुछ और पुट लेंगे आप? एल लिया जाए या कुछ और? देखो समझो जल्दी से, टाइम कम है। जब इसको हम, मान लो यही रॉड है बेटा, इसको हम जब लिक्विड में डिप करेंगे ना, तो ये लिक्विड में गया, लिक्विड का एक सरफेस इधर से कांटेक्ट में है और एक सरफेस इधर से कांटेक्ट में है। तो अगर ये एल लेंथ का रॉड लोगे और दोनों साइड से लिक्विड आपका उससे कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे इफेक्टिव जो लेंथ होता है वो 2L लेंगे। इफेक्टिव लेंथ कितना लेंगे आप? 2L लेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूले से हम लोग निकालते थे यल ना, यहाँ यल नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे? टी की जो वैल्यू आपकी यानी कि एफ की वैल्यू होगी टी इंटू 2L लेंगे। क्या लेंगे? टी इंटू 2L लेंगे। तो डब्ल्यू प्लस टी इंटू कितना? 2L। अब डब्ल्यू की वैल्यू आपका mg हो गया प्लस टी इंटू कितना हो गया? 2L। ये टोटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी इसे हमें पुल आउट करने के लिए, यानी कि इस रॉड को आपको बाहर खींचने के लिए हमें इतने फोर्स की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वैल्यू mg प्लस टी इंटू 2L के बराबर होगा। ठीक, अगर इसकी वैल्यू नेग्लेजिबल हो, अगर ये नेग्लेजिबल हो, इफ W इज नेग्लेजिबल, कैसा हो? नेग्लेजिबल हो, तब उस कंडीशन में करेंगे बेटा, यहाँ पे F की वैल्यू हो जाएगी T इंटू कितना? 2L लिख लेंगे। या ऐसे पूछा जाए ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में हमें कितने फोर्स की जरूरत होगी, तो 2 इंटू 2L हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, हमने एक डिस्क लिया बेटा, एक क्या लिया? डिस्क लिया, और डिस्क ले रहे हैं, रिंग नहीं, दोनों अलग अलग कहानी बनेगी। डिस्क ले लो, या वो चाहे आपका कैसा हो, रेक्टेंगुलर डिस्क हो या सर्कुलर डिस्क हो, कुछ भी आप लीजिए, रेक्टेंगुलर हो या कैसा हो, सर्कुलर डिस्क हो। अगर एक डिस्क को आपने एक लिक्विड सरफेस पे, एक डिस्क को बेटा हम लोग एक लिक्विड सरफेस पे रख रहे हैं, मान लो इसकी लेंथ L है और विड्थ बेटा B है, इसे एक लिक्विड कॉलम के सरफेस पे आपने रखा। अब ये 3D होना चाहिए, ऐसे रखा गया है प्लेट पे, तो हम लोग ऐसे दिखा ले रहे हैं, मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर 3D है, अपने यहाँ ऑप्शन 2D वाला ही है। ये कंडीशन बन रही है। अब कहाँ जैसे ये डिस्क है, इसका मतलब अंदर क्या है, ये पूरा फील्ड है, रिंग नहीं है। ठीक, तो उस केस में क्या है, ये डिस्क है। अब यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी, फोर्स की जो नीड होगी बेटा, अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन आपका कितना है? T है, तो नेट जो फोर्स हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसे पुल आउट करने के लिए, खींचने के लिए, वो कितना होगा? अगर इस लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू हम लोगों ने T लिया, तो देखो इसकी वजह से एक फेस सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस, 4 सरफेसेस हैं। तो टोटल जो आपका पेरीफेरी उसका मिलेगा वो कितना आएगा? 2L प्लस 2B, क्योंकि अंदर तो लिक्विड नहीं है ना, अंदर तो फ्लैट है, पूरा वो मटेरियल है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे इसकी वजह से, अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे, अगर W है तो W रखिएगा, W नहीं दिया गया है तो W की वैल्यू आप 0 ले लेंगे। ठीक, प्लस कितना? T इंटू 2 ब्रैकेट में L प्लस कितना? B, मतलब 2L लंबाई L 2L, चौड़ाई BB क्या हो गया? 2B, तो टोटल हो गया 2L प्लस 2B। ठीक, तो इसे 2 कॉमन कर लिया, L प्लस क्या कर लिया हमने? B। तो यहाँ पे इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उससे पुल अप करने के लिए। अगर ड्यू टू सरफेस टेंशन खाली लेंगे तो T इंटू ब्रैकेट में 2L प्लस B हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया किसकी वजह से? अगर वो डिस्क था। अगर हम लोग रिंग ले लें बेटा, क्या ले लें? रिंग ले लें, तो कंडीशन क्या आएगा? हाँ, रिंग लिया जाए, डिस्क नहीं है, रिंग है। ये था फार रेक्टेंगुलर, पहला था फार, पहला है क्या? फार रॉड। दूसरा लिखा आपने फार रेक्टेंगुलर डिस्क, रेक्टेंगुलर डिस्क के लिए। तीसरा हम लोग ले रहे हैं बेटा फार रिंग के लिए। अगर रिंग आपको दिया गया है, देखो ऐसे, अगर इसके रेडियस बेटा सपोज दैट R है, रेडियस विल भी क्या है? R। रिंग है मतलब अंदर खोखला है, तो उस कंडीशन में यहाँ लिक्विड दोनों साइड में लाई करेगा ना। जब रिंग है बेटा तो लिक्विड क्या करेगा?
इसके अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। अब इसे हमें अगर पुल अप करना है, इसे खींच के बाहर निकालना है, तो फोर्स की जो वैल्यू आपकी होगी, सरफेस टेंशन आपका टी है बेटा, तो यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एफ की वैल्यू डब्लू ऑलवेज ध्यान रखना वेट ऑफ द बॉडी ले रहे हैं हर केस में, अगर दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं तो जीरो ले लेंगे, ठीक। डब्लू प्लस कितना 2 पाई आर होता है ना, तो एक साइड से लेते हैं 2 पाई आर, दोनों साइड से लेंगे कितना 2 इंटू 2 पाई आर, यानी टी इंटू 2 इंटू कितना 2 पाई इंटू आर। आर अगर कैपिटल लिया है तो कैपिटल लीजिएगा, स्मॉल लिया है तो स्मॉल लीजिए, यानी 2 गुना हो गया, क्योंकि अंदर बाहर दोनों साइड आपका कैसा है फ्री है, तो वहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करके क्या करेंगे डिटरमाइन करते हैं। तो ये केस आपका होता है इस टाइप का, जहाँ भी रहेगा कॉन्सेप्ट इन्हीं को यूज़ करके आप लगा लीजिएगा, निकल जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई सरफेस टेंशन की वजह से आपको कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी किसी बॉडी को इमिट करने के लिए, यानी इमर्ज आउट करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते बेटा, ठीक। जल्दी करिए। अभी भी लगता है ख़त्म नहीं होगा यार। नेक्स्ट लिखिएगा, जल्दी करो बेटा, ऐसे ख़त्म किया जाए यार, अभी तो कैपिलरिटी बची हुई है, सरफेस एनर्जी बची हुई है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बचा हुआ है, मेनिस्कस शेप ऑफ मेनिस्कस बचा हुआ है। हाँ एक चैप्टर के लेक्चर गए, एक लेक्चर पिछले वाले में गया था, 3 लेक्चर इधर चले गए। एक्चुअली पिछली बार एक केवल क्या सॉलिड के लिए इतने लेक्चर अलॉटेड थे, अब की बार सारे लिक्विड दोनों को मर्ज कर दिया, और अब नंबर ऑफ लेक्चर क्या रहे, रिमेन्स वही रह गए। लिखिए अगला, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी देखिएगा, सरफेस एनर्जी का मतलब होता है बेटा किसी भी लिक्विड सरफेस के एरिया में यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो आपने वर्क डन करेंगे ना, वो उसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, वर्क डन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक, इस कॉल्ड क्या सरफेस एनर्जी, पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या यूनिट सरफेस एरिया की वैल्यू को इंक्रीज करने में जो वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे या लिक्विड सरफेस पे, उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग करो सरफेस एनर्जी, लिखिएगा वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया in increasing the surface area of a, in increasing the surface area of a film, in increasing the surface area of a film is known as surface area of a film is known as surface energy, is known as सरफेस एनर्जी, इज नोन एज क्या कहलाएगा सरफेस एनर्जी। लिखना, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। नीचे लिखना सरफेस एनर्जी एस इक्वल टू सरफेस एनर्जी एस इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए,
यानी वर्क डन पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सरफेस एनर्जी कह लेंगे। वर्क डन पर यूनिट क्या, एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यूनिट लिखेंगे जूल पर मीटर स्क्वायर। यूनिट अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा आपका, जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर जो आपका होगा उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, सरफेस एनर्जी कह लेंगे। ठीक, अब अलग अलग कंडीशन में आपको जो एरिया होगा वो अलग अलग होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट हम लोग रिलेशन निकालते हैं। नीचे लिख लीजिए, ऐसे कार्ड लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, देखिए द वर्क डन इंक्रीजिंग, लिख लिया बेटा, W/A जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक, नीचे लिखना द वर्क डन in increasing the size of work done in increasing the size of liquid drop, work done in increasing the size of liquid drop from radius r1 to r2, from radius r1 to r2, radius r1 to r2, from radius r1 to r2, नीचे लिखना W इक्वल टू, ठीक, देखो एरिया में कितने का इंक्रीजमेंट होगा, अगर r1 से r2 किया तो पहला जो एरिया होगा बेटा वो 4 पाई r1 स्क्वायर, बाद में एरिया हो गया 4 पाई क्या, r2 स्क्वायर। पहले था 4 पाई r1 स्क्वायर, बाद में एरिया हो गया 4 पाई क्या, r2 स्क्वायर। यानी चेंज इन एरिया होगा 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। तो 4 पाई दोनों कॉमन हो गया, तो जो आपका वर्क डन आपका होगा यानी सरफेस एनर्जी, ठीक, तो हम लोगों ने दो टर्म से बोला, एक तो उसके किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वर्क डन के बराबर होगा, और वर्क डन पर यूनिट एरिया हम लोग ले रहे हैं ना, तो अगर कहा जाए कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो W की वैल्यू होगा T इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस कितना r1 स्क्वायर, T इंटू, ठीक, T इंटू क्या हो गया 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर वर्क डन की वैल्यू आप निकालोगे, किसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको एक्सपेंड करने में, तो T इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस कितना r1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। अटेंडेंस शीट किसके पास है बेटा, हो गया उधर, जिनका नहीं हुआ साइन कर दीजिए बेटा, पहुँचाओ, जिनके नहीं हुए साइन बेटा कर दीजिए। तो 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कितना आपको क्या होगा, सरफेस एनर्जी कितनी होगी पर यूनिट एरिया निकालना हो, तब आप क्या करोगे, W अपान एरिया से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगी वही हमारी सरफेस एनर्जी हो जाएगी। इसीलिए देखो सरफेस एनर्जी यहाँ T है ना, तो T अब एरिया इधर लाओगे तो T इक्वल टू W अपान एरिया हो गया, वही हमारा इसीलिए बोला गया सरफेस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, बराबर होता है। कर लेंगे ऐसे। तो इस केस में एक क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर n आइडेंटिकल ड्रॉप को क्या किया जाए, कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया जाए। आप इसको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कैपेसिटर वगैरह के केस में जब चार्जिंग वगैरह बात की जाती है वहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि n ड्रॉप को अगर कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बना दिया जाए तो उस केस में वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके फॉर्मेशन पे। ठीक, कितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी उसके फॉर्मेशन पे, तो जितना पहले टोटल सरफेस एनर्जी होगी जितना बाद में बचेगी उनके डिफरेंस से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक पॉइंट करके लिख लीजिए, पूछा जाता रिपीट होता है, देखना बोले, when n identical droplets, when n small n identical droplets are combined to form, n identical droplets are combined to form a big drop, combined to form a big drop, then energy will be released, then energy will be released
एनर्जी विल भी क्या होगा बेटा, रिलीज। ठीक, और ये जो कंडीशन होगी, अगर यहाँ से हम लोग निकाले बेटा कितनी एनर्जी होगी, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी n माइनस एन के पावर कितना 2/3, कितना होगा n माइनस एन के पावर 2/3 के बराबर होगा। तो लिखा दे फार्मूला भी, देखिए एनर्जी विल भी क्या लिखा आपने, रिलीज। देखिए एंड it is equal to work done, it is equal to work done during this process, देखिए W इक्वल टू, फार्मूला बनेगा बेटा W इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी, कैपिटल टी सरफेस टेंशन, 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी ब्रैकेट में n माइनस एन के पावर 2/3 लिख दें, 4 पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल टी ब्रैकेट में n माइनस एन के पावर 2/3, इतना आपको वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, हो जाएगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन n आइडेंटिकल ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। इसी का उल्टा होता है बेटा, अगर हमारे एक बिगर ड्रॉप को स्प्लिट करके n आइडेंटिकल ड्रॉप में बदल दिया जाए, तो तोड़ने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तोड़ने में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पूछा कितना वर्क करना पड़ेगा, तो रिलेशन जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। लिख लीजिए, वो भी ये सब रेडीमेड चीज़ें हैं, जब पूछी जाती है तो सीधा सीधा अगर आपको मालूम है तो फ्री में क्या है, नहीं तो ड्राइव करेंगे तो 10 मिनट जाता है। तो लिखिए, बोले देखिए, वर्क डन टू स्प्लिट ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R, वर्क डन टू स्प्लिट ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R इंटू स्मॉल n number of identical droplets, n number of identical droplets, लिखिएगा W इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी, आपके पास W होगा बेटा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी ब्रैकेट में n के पावर 1/3 माइनस 1। ये जितने ड्रॉप में तोड़ के बनाया गया है उनके नंबर हैं, जितने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया गया, और कैपिटल R है रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। इसका है बड़ा जो ड्रॉप था बेटा उसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक, तो ये कंबाइंड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर स्प्लिट करेंगे तो एनर्जी हमारी खर्च होगी और उसके वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक, जरा टाइम बताओ बेटा। हाँ जी, अरे तो बहुत कुछ कर लेंगे। लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, हेडिंग करो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इस पे सीधा जो बनेगा एकदम फार्मूले बनेगा यार। ठीक, ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको मिल जाएगा तो सीधा वहाँ कुछ चेंज नहीं होना है। जब भी आएगा तो डायरेक्ट फार्मूले पे ही आएगा, तो खाली कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा समय होता तो करा दिया जाता। लिखिए, देखो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, सुनो, किसी भी लिक्विड में अगर आपको रॉड को अगर डिप किया जाए या किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में अगर आपका कहते फिल्ड किया जाए, तो उस केस में कंटेनर का जो वॉल है टूवर्ड्स लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, एंड जो सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक, उस पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है बेटा उसे को कहा जाता है एंगल ऑफ क्या, कांटेक्ट कहते हैं। जैसे ऐसे ले लो, अगर सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, हम लोगों ने एक रॉड यहाँ पे किसी मटेरियल का एक रॉड ले लिया और इसमें लिक्विड को फिल्ड कर दिया। ठीक, लिक्विड को फिल्ड किया,
अगर लिक्विड को फिल करने पे इसका जो शेप है ये कॉन्वेक्स नेचर का बन रहा है, कॉनकेव नेचर का बन रहा है, ठीक। उस केस में अगर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट डिस्कस करना है तो बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है जो आपको क्या करे, एक लाइन ड्रा करिए टूवर्ड्स क्या, सॉलिड सरफेस, टूवर्ड्स के लिक्विड, और इस पर एक टेंजेंट अगर हम लोग ड्रा करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल आपका होता है इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इसी को कहा जाता है थीटा को यहाँ लिख देते हैं, थीटा जो होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू लेस देन 90 दिख रहा है, यानी एक्यूरेट एंगल दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है थीटा ना। तो 3 कंडीशन होता है। अभी हमने एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बोला था। अगर लिक्विड का एडिसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से अगर ग्रेटर होगा, इस कंडीशन में बेटा एडिसिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। अगर जो भी लिक्विड और जो सॉलिड सरफेस है उनके बीच लगने वाला बेटा एडिसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स से ग्रेटर होगा, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट एंगल थीटा सी दिखा, थीटा सी जो आपका होगा इसकी वैल्यू वो लेस देन 90 डिग्री होगा। लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लेस देन 90 डिग्री दैट मीन्स एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू जो आपकी होगी वो लेस देन 90 व्हेन एडिसिव फोर्स विल बी कोहेसिव फोर्स एंड अंडर दिस कंडीशन लिक्विड विल बी वेट द सॉलिड सरफेस। इस कंडीशन में जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के सरफेस को वेट करेगा, यानी भिगोएगा। जैसे आप एक ग्लास का रॉड ले लीजिए और पानी में ऐसे डिप कर दीजिए, आप पानी से बाहर निकालोगे ना तो उसके सरफेस के कांटेक्ट में कुछ ना कुछ आपका लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, अटैच रह जाता है। तो वो कंडीशन आपका हो गया, यानी कि उनके बीच एडिसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव से ज़्यादा है। लेकिन उसी ग्लास के राड को अगर हम लोग क्या मरकरी में डिप करें और फिर निकालेंगे तो वहाँ से कोई भी एक भी उसकी बूंदें उसमें चिपकी नहीं रहेंगे। रीजन क्या होता है कि जो मरकरी मॉलिक्यूल होते हैं ना, मरकरी के, उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मरकरी और ग्लास के बीच लगने वाले एडिसिव फोर्स से क्या होता है? ग्रेटर होता है। इसलिए वहाँ पे उसे वेट नहीं करता है, जबकि यहाँ वेट करेगा। तो ये बेसिक एग्जांपल अपने यहाँ जो मिलता है ये ग्लास का बना हुआ है बेटा, और ये हमारा क्या है? वाटर है। दूसरा हम लोग लेंगे सेकेंड कंडीशन, ठीक। यहीं पे हम दोनों चीज़ समझा दे रहे हैं बेटा, ठीक। अगर हम ले रहे हैं को हम ऐसे बना लेते हैं, सपोज दैट ये रॉड ग्लास के हैं। आपकी बात जो फिलिंग की जा रही है ना वो ये एग्जांपल ले लेंगे आप वाटर ग्लास। किसके लिए बेटा? वाटर एंड ग्लास के लिए है ये एग्जांपल बेटा, ग्लास वाटर कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पे क्या है, ये ग्लास का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भर दिया हम लोगों ने मरकरी। क्या भर दिया आपकी बात? मरकरी भर दिया। तो ये जो आपका सरफेस मिलता है बेटा ना, ये कॉन्वेक्स मिल जाएगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो देखो टेंजेंट ड्रा करो टूवर्ड्स लिक्विड एंड, ठीक। अब की बात देखो, जो थीटा सी मिलेगा आपको, थीटा से ग्रेटर देन कितना मिला आपको? 90 डिग्री। ये तब होता है बेटा जब कोहेसिव फोर्स, कौन सा? कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कैसा हो जाए? एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वैल्यू जब एडिसिव फोर्स से ज़्यादा होता है तो सरफेस कांटेक्ट सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। यहाँ देखो कांटेक्ट सरफेस ऐसे कॉनकेव, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस जो होगा इसी को ऐसे कर लो, इसी को मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस कह लेते हैं। यही लिख लो, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस यहाँ टर्म देते हैं। ये कॉनकेव हो गया। कैसा हो गया बेटा? कॉनकेव। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स, आपने पहले लिखा थीटा की वैल्यू कितना हो गया? कांटेक्ट एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होगा,
और एग्जाम्पल जो लेते हैं हम लोग, ये मरकरी ग्लास, मरकरी एंड क्या, ग्लास के लिए होता है। और यहाँ पे शेप जो आपका होगा, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस का मतलब होता है इसका फ्री सरफेस जो होगा बेटा वो कैसा होगा, तो वो आपका कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। और यहाँ पे वेट द सॉलिड, यहाँ डज नॉट वेट द सॉलिड, वो भी अगर आप लिख रहे हैं यही इंक्लूड कर लीजिए, समय को ध्यान में रखते हुए। कहाँ लिखा है देखिए इस कलर से, ये होगा वेट, वेट द, डज नॉट वेट द, डू नॉट वेट द सॉलिड, सॉलिड सरफेस। यहाँ पे हो जाएगा, यहीं लिख लीजिएगा, वेट द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस मतलब ये सॉलिड सरफेस को भिगाएगा, ये सॉलिड सरफेस को नहीं भिगाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे साथ साथ में कर लिया। अब एक लाइन अगर लिखना चाहें तो वहीं लिख लीजिए, कॉन्टैक्ट एंगल लिखा दे क्या होता है। मैं यहाँ लगा नीचे पॉइंट लिख लो बेटा, या तो ऊपर जहाँ भी लिखें, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिक्विड लिख लेना, वहीं पे डिफाइन कर लो क्या होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉलिड, विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉलिड, angle of contact of a liquid with respect to a solid is the angle between, is the angle between the tangent drawn to the liquid surface, the tangent drawn to the liquid surface at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact and the surface of solid, and the surface of solid measured inside the liquid, surface of solid measured inside the liquid, measured inside the liquid, measured inside the liquid। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग बेटा दिखा देंगे क्या होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तीसरा होगा बेटा, अगर दोनों कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस बराबर हो जाएं तो वहाँ पे कांटेक्ट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होता है। अगर थर्ड यहाँ पे सिचुएशन बनेगा, थर्ड एंगल बना लें, इधर बना, इधर बना दे, देखो बेटा ये ओके बेटा। यहाँ पे जो हम लोग दिखाएंगे ना, ये प्योर सिल्वर यानी Ag एंड प्योर वाटर, प्योर वाटर में जब लेते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट एंगल देखो, इस पे टेंजेंट आप ड्रा करेंगे इधर और इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये इनसाइड ड्रा करेंगे इधर, ये जो एंगल आपका होता है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। इस केस में थीटा सी की जो वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री। कब, व्हेन कोहेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू एडिसिव फोर्स। अगर कोहेसिव और एडिसिव फोर्स दोनों बराबर होंगे बेटा, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
90 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में अगर आपका दोनों वैल्यूज़ क्या हैं आपस में, दोनों के लिए वैल्यू कोहेसिव एडिसिव इक्वल है, तो उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री होगी। और इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया क्या, प्योर सिल्वर यानी Ag एंड प्योर वाटर। प्योर क्या हो गया बेटा, वाटर। इनके लिए आपका एग्जाम्पल, और शेप ऑफ मेनिस्कस जो आपका होगा, इसका शेप ऑफ क्या, मेनिस्कस कैसा, प्लेन। कैसा होगा, प्लेन आपका होगा। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन, ऐसे हॉरिजॉन्टल देखो है। तो शेप ऑफ मेनिस्कस इज प्लेन एंड लिक्विड आल्सो डज नॉट वेट द क्या, सॉलिड। इस केस में भी वो सरफेस को भिगाएगा नहीं, उसके एकदम कांटेक्ट में रहेगा लेकिन भिगाएगा नहीं वो, ठीक। तो यहाँ पे ठीक, लिक्विड आल्सो डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, लिक्विड also do not wet the इसको सॉलिड सरफेस। इस केस में भी आपको ये सॉलिड सरफेस को क्या नहीं करता बेटा, भिगाएगा नहीं, ठीक है। तो ये केस आपके हो गए हमारे, क्या होंगे, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। कितनी बातें समझ आ गई। अब हम अपना बचा हुआ बेटा बेसिकली कैपिलरिटी फेनामेना, कैपिलरी ट्यूब में कैसे राइज और फॉल होता है, उनके बेस पे कैसे वेरिएशन करेंगे आप, तो क्या उसका इफेक्ट होगा। और कभी कभी पूछा जाता है अगर दो हमारे क्या है लिक्विड ड्रॉप है, उनको कंबाइन कर दिया जाए, तो जो कॉम्बिनेशन का ड्रॉप होगा उसका कांटेक्ट पे सरफेस का रेडियाई क्या होगा। क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो बहुत टाइम का तो नहीं बचा हुआ है, मान के चलिए आसानी समझा जाएगा तो ये आधा घंटा, ठीक है। और बहुत आसानी समझा जाएगा तो घंटा भर, ठीक। और नॉर्मल वे में समझा जाए तो 1.5 घंटा पूरा लेक्चर होता है। बताओ, हाँ बस चल रहे हैं, तो हम निकल ही रहे हैं। आओ, क्यों क्लास नहीं करना क्या आज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग बेटा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से आप डिनोट करेंगे, तो पढ़ डालिएगा। जैसा भी अगला अलॉट होता है, नहीं होगा तो उसको आगे पीछे करके बता देंगे। कैपिलरिटी ही बची हुई है, यानी कि राइज आर फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी एंड कैपिलरिटी टेक्स प्लस ड्यू टू क्या, शेप ऑफ द मेनिस्कस। अगर शेप आपका कॉनकेव होगा तो लिक्विड राइज करेगा, कॉन्वेक्स होगा तो लिक्विड क्या करेगा, कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा, ठीक। और अगर आपका शेप प्लेन है तो नाइदर राइज नॉट फॉल होगा। इतनी ही चीज़ें फिलहाल आपको पूछी जानी, उस पर कुछ थोड़ा सा फार्मूला एक बनता है, वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, हो जाएगा। बट पढ़ डालिएगा भैया, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक।